साइंस में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम केमिस्ट्री कवर कर रहे हैं एवरीडे साइंस के कॉन्सेप्ट्स को आगे रखते हुए, और उसमें हमारा जो चैप्टर है 10th क्लास एनसीईआरटी का, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसका पार्ट 1 हमने कवर कर दिया है। और हमने डिफरेंट रीजेंट्स का यूज़ किया ये देखने के लिए कि किस तरह से मेटल्स उनके साथ रिएक्ट करते हैं। उन रीजेंट्स में हमने यूज़ किया ऑक्सीजन, हमने यूज़ किया एसिड, हमने यूज़ किया वाटर, और हमने मेटल्स को मेटल्स के साथ ही रिएक्ट भी करवा करके देखा, यानी कि मेटल सॉल्यूशन के साथ। उसके बेसिस पर हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ डेवलप की कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन से हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव कौन से हैं, और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन से हैं। रीजेंट वर्ड मैंने यूज़ किया, आपको लगा होगा पता नहीं क्या है, कल हमने पिछले लेक्चर में ये किया भी था। एक्वारीजा वर्ड, एक्वारीजिया, दैट इज़ द रॉयल वाटर। सो वो एक रीजेंट हमने तैयार किया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को एक खास प्रोपोर्शन में 3:1 में मिला करके बनाया था, जो गोल्ड को भी डिज़ोल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है। रीजेंट मतलब कोई भी वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शंस करवाता है, जो रासायनिक क्रिया कराए, उस पदार्थ को यहाँ पर रीजेंट कहा गया है। और ये केमिकल रिएक्शंस करवाता है, क्यों? क्योंकि ये फाइंड आउट करना होता है हमने कि कोई दूसरा सब्सटेंस एब्सेंट है या प्रेजेंट। इसे ढूंढने के लिए ही हम केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं। तो ऐसे में जिनके वाया ये होता है, जो पदार्थ ये करवा के देते हैं, हम उन्हें रीजेंट्स कहते हैं। ऑक्सीजन ने ये करवाया तो हमने उसे रीजेंट कहा, वाटर ने ये करवाया तो हमने उसे रीजेंट कहा, एसिड ने ये करवाया तो हमने उसे रीजेंट कहा। तो इस तरह से ये रीजेंट्स होते हैं। ओके, दो substances which can cause chemical reactions to find out the absence and presence of the other substances, those are the reagents, REAGENTS। चलिए, आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा जो सब्जेक्ट मैटर रहेगा वो ये रहेगा कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, मेटल एंड नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, पहला। फिर हम दूसरा ये देखेंगे कि मेटल्स कैसे अचीव किए जाते हैं, यानी कि कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं ओर में से। तो हम उसमें मेटल्स को एलिमेंट फॉर्म में निकालेंगे उनके कंपाउंड्स में से, और उसके लिए हम किन्हें उखाड़ेंगे, चट्टानों को, रॉक्स जिनमें कि जो कि मिनरल फॉर्म में एग्जिस्ट करें। उन मिनरल्स में से हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारे मतलब के ओर, वो ओर में से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे हमारा मेटल। हम इस सारे प्रोसेस को समझेंगे अच्छे से। उसके बाद हम समझेंगे प्रोसेस ऑफ कोरोजन, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो मेटल एंड नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, ओर में से मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और कोरोजन का प्रोसेस क्या है, उससे बचने के क्या तरीके हैं। हमारे इस लेक्चर का सब्जेक्ट मैटर ये रहने वाला है। आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का 10th क्लास के एनसीईआरटी के हिसाब से और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो ज़रूरतें हैं सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम से, ये पूरा हो जाएगा। ओके, शुरुआत करते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। पहले मैं आपके दिमाग में एक पिक्चर सेट कर दूं कि मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। आप रोज़ उसे खाते हैं घर पे, दैट इज़ कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किससे मिलकर के बना है, आपके सामने ही है। ये मेटल्स का कॉलम मैंने बनाया है, तो दैट इज़ सोडियम Na, इट इज़ अ मेटल। और ये है नॉन मेटल्स का कॉलम, तो इसमें ये नीचे लिखा है क्लोरीन। तो Na और Cl, सोडियम और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से सोडियम क्लोराइड बनता है। और मेटल एंड नॉन मेटल का ये एक कॉम्बिनेशन आप अपने घर में रोज़ यूज़ करते हैं एज अ कॉमन सॉल्ट, दैट्स ऑल। ओके, तो मेटल एंड नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। किस मैनर में करते हैं, कौन से बॉन्ड बनाते हैं, वो आयोनिक बॉन्ड होते हैं। और वो आयोनिक बॉन्ड क्यों आयोनिक कहलाते हैं, इनकी क्या खासियतें होती हैं, और मेटल एंड नॉन मेटल का ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे कि ये सोडियम क्लोराइड, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सारा पढ़ेंगे, अभी सारा समझेंगे। पहले बुनियाद से शुरू करते हैं। तो शुरुआत यहाँ से होती है कि एज़ वी हैव सीन, मैं ये केमिस्ट्री पर्टिकुलरली लिख के करवा रहा हूँ सारी, ताकि आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ने में दिक्कत ना आए, और जो हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं साथ साथ उसके कॉन्टेक्स्ट में किताब में क्या लिखा है, आपको वो वर्ड्स भी क्लियर हो। अदरवाइज़ कई बारी केमिस्ट्री में एक्सप्लेनेशंस दिमाग में होती हैं, जब पढ़ने जाते हैं बातें कोरिलेटेड कम हो पाती, समझ नहीं आती है। सो एज़ वी हैव सीन द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद अ नंबर ऑफ रीजेंट्स, हमने कई रीजेंट्स के साथ मेटल्स के रिएक्शन देखे। मैंने बताया अभी ऑक्सीजन, वाटर, हाइड्रोक्लोरिक, अलग अलग डिफरेंट टाइप के एसिड्स। सो एज वी हैव सीन द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद अ नंबर ऑफ रीजेंट्स, द क्वेश्चन इज व्हाई डू मेटल्स रिएक्ट इन दिस मैनर। अलग अलग रीजेंट के साथ मेटल अलग अलग मैनर में रिएक्ट कर रहे थे। इस मैनर में मेटल रिएक्ट क्यों करते हैं,
सब सिंपल सवाल ये कि मेटल रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, बस ये कहानी आप दिमाग में रख लो, हमें ये रिएक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को समझना है यहाँ पे। सो वाई डू मेटल्स रिएक्ट इन दिस मैनर, फिर हम मैनर में भी आ जाएंगे। आंसर इज़ कि लेट अस कंसिडर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। मेटल इस मैनर में क्यों रिएक्ट करते हैं, इसे जानने के लिए पहले आप एलिमेंट्स पर आ जाइए और फिर उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को स्टडी करिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करने का मीनिंग यहाँ पर यह है, क्योंकि पिछले चैप्टरों में, पिछले क्लासेस में ये सब कवर्ड है, इसलिए हम उनकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। सिंपल कहानी ये है कि आपको इतना पता होना चाहिए जब हम इसे स्टडी करते हैं। हम सपोज़ कीजिए किसी एक एटम की बात कर रहे हैं, तो एटम का जो न्यूक्लियस रहेगा आप जानते हैं कि उसमें प्रोटॉन होगा, ठीक है, और ये आप जानते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज होगा। प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी होगा। हम प्रोटॉन को फोकस पे रख के चलें तो हम ये जानते हैं कि जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होंगे, लेट्स से कि प्रोटॉन 8 हैं, उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो ये प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो नेगेटिवली चार्ज है। तो 8 प्रोटॉन है तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर हैं, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। इसलिए जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, हम ऐसा मानते हैं, ओके। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे होता है ये जानना ज़रूरी है। ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पर्टिकुलर एक एटम में न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं? तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अपने एनर्जी शेल्स में। ये ऑर्बिट करते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड एनर्जी शेल्स के अंदर। तो वो कैसे होते हैं? जैसे पहले शेल में, द फर्स्ट शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, द फर्स्ट शेल सपोज करो, और उसके बाद जितने भी ये शेल बनते जा रहे हैं, तो जो आउटर मोस्ट शेल होता है, ये बात हमेशा याद रखनी है, जो भी आउटर मोस्ट शेल होगा उसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, ये फर्स्ट एलिमेंट। और उस शेल की टेंडेंसी होगी कि वो ऑक्टेट स्टेट अचीव करे। ऑक्टेट OCTET वर्ड से आता है, दिस इज़ ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब कोई भी वो ग्रुप, कोई भी वो बैंड या कोई भी वो चीज़ जिसमें 8 आइटम्स हैं, इट इज़ ऑक्टेट। तो आउटर मोस्ट शेल जो भी कोई होगा उस एटम का, वो ये कोशिश करेगा कि उसमें ऑक्टेट स्टेट अचीव हो, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होने मांगता है उतने इलेक्ट्रॉन्स हों, और वो होने मांगता है 8, तो वो कोशिश करेगा कि 8 हो। बट हमने अब ये जो अल्टीमेटली एटम लिया है, हमने ये देखा कि भाई इसमें प्रोटॉन 8 हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 हैं, और प्रोटॉन 8 होने का मतलब ये है कि इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो इस हिसाब से अब अल्टीमेटली हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स को सेटल करना है। तो जो पहला शेल है उसमें हम देखते हैं कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो पहले शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स सेटल कर दिए, तो फिर अब हमारे पास कितने और इलेक्ट्रॉन्स बचे? 6। तो दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स सेटल हो गए। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ख़त्म हो गए हैं, तो तीसरे शेल जैसी कोई चीज़ एग्जिस्टेंस में ही नहीं आई। तो फिर इस हिसाब से ये जो हमारा दूसरा शेल है, ये दूसरा शेल ही आउटर मोस्ट शेल है, इसी को वैलेंस शेल बोलेंगे। तो फिर इस शेल में आइडियली तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, बट इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, तो इसे किसी भी तरह से इसे फिल करके 8 तक लेके आना है। मतलब इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसे मिल जाएंगे तो ये ऑक्टेट स्टेट अचीव कर जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा, ओके। जब तक इसे ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, इसकी टेंडेंसी ये रहेगी कि ये किसी भी तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, रिसीव कर ले। तो इसकी वजह से ये उसके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करता रहेगा जो एटम ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसे देने की फ़िराक में है। तो जो भी एटम्स इसे ये 2 इलेक्ट्रॉन देने चाहेगा, ये उस एटम के साथ जाकर के जुड़ेगा। तो इस तरह से किसी भी एटम को अपनी ऑक्टेट स्टेट अचीव करनी है, और यही टेंडेंसी उसकी, उस एटम की यही टेंडेंसी से उसकी रिएक्टिविटी डिसाइड होती है।
बट अगर इमेजिन करो कि इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर 10 होता, यानी कि प्रोटॉन 10 होते तो इलेक्ट्रॉन्स भी 10 होते, तो फर्स्ट शेल में पहले ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो गए, बाकी बचे 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने और लगा दिए यहाँ पर। अब ये ऑक्टेट स्टेट अचीव कर चुका है। इसके जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें 2 हैं और आउटर शेल में 8 हैं। तो इसके देखिए आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इनर शेल में देखिए 2 हो गए, और ये क्योंकि यही आउटर शेल है, वैलेंस शेल है, 8 ही होने चाहिए था, 8 ही ऑक्टेट स्टेट। अब ना किसी को देना ना किसी को लेना, ये गिव एंड टेक में बिलीव ही नहीं करता, ये तो बिल्कुल संतुष्ट हो गया, इसके जीवन में सारा संतोष है, शांत बैठा है, नॉन रिएक्टिव सा। ये है नोबल आइटम, इसको हम क्या कहेंगे, नोबल एलिमेंट। ये नोबल है, कोई गतिविधि नहीं, एकदम शांत, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, अपना माल सेट है, कहता मेरी ज़िंदगी ओके है, मैं भरा हुआ हूँ, प्रफुल्लित हूँ। ये है कहानी। हर किसी को इसके ऐसा बनना है, कहते तेरी तरह संतुष्ट होना है। तुझे इतना संतोष कैसे मिला, ऐसा बनना है, कंप्लीट होना है। तो जो जो इनकम्प्लीट हैं वो फिर उस मौके पे देखेंगे कि कैसी इनकम्प्लीटनेस है। मोस्टली मेटल्स वो होते हैं जिनके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इन 1, 2 या 3 जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इन्हें दे के संतुष्ट हो जाते हैं, बोझ हल्का कर लेते हैं, ऑक्टेट स्टेट अचीव कर लेते हैं, एकदम स्टेबल। और ये जब ये वाले 1, 2 या 3 जितने भी इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में हैं, इन्हें जब ये देते हैं, तो जिन्हें देते हैं वो जैसे जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स की ही नीड होती है। जिसके वैलेंस शेल में 7 है, जिस नॉन मेटल के वैलेंस शेल में 7 है, उसे 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो जो मेटल 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनेट कर रहा है, ये उससे वो वाला 1 ले लेगा, दोनों की सेटिंग हो गई, चपक, रिश्ता तय। जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है नॉन मेटल के, उसको 2 चाहिए, और जो मेटल के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है उसे 2 छोड़ने हैं, उसने 2 उधर से छोड़े, इसने 2 लपके, दोनों सेट, वो भी ऑक्टेट ये भी ऑक्टेट, दोनों स्टेबल, रिश्ता फिर सेट। इसी तरह से जिसके वैलेंस शेल में नॉन मेटल के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उधर जिस मेटल के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, वो उन 3 को छोड़ देना चाहता है, ये से 3 चाहिए, दोनों ने रिश्ता बनाया, कहानी खत्म। ऐसे मेटल नॉन मेटलों में रिश्ता बनता रहता है। मेटल्स मोस्टली वो हैं, लार्जली वो हैं जिनके वैलेंस शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, वो डोनेट कर देते हैं। ये वही मेटल 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, उधर से नॉन मेटल 5, 6, 7 है उनके पास, तो उन्होंने 1, 2, 3 में से जो भी चाहिए वो ले लिया। तो मेटल्स डोनेट करते हैं और नॉन मेटल्स रिसीव करते हैं, लेते हैं। ये बुनियादी फ़र्क है इनका, जान लेना, ये इनका बुनियादी फ़र्क है, ये बात जान लेना। ऐसे इनमें रिश्ते बन जाते हैं, बस वही हमें समझना है। तो वही लिखा भी हुआ है यहाँ पे। तो लिखा क्या है कि लेट अस कंसिडर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स। मैंने लिखा है एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं। ओहो, नाइट्रोजन का एन उड़ गया। आओ फिर एलिमेंट लिखते हैं। तो पहले तो टाइप ऑफ एलिमेंट, नोबल गैसेस, मेटल्स, नॉन मेटल्स, फ्यू मेटल्स, फ्यू नॉन मेटल्स एंड फ्यू नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस में एलिमेंट कौन से ले लिए, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन। मेटल्स में कौन ले लिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम। नॉन मेटल में कौन ले लिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो अब समझ लेते हैं, जैसे कि नोबल गैसेस की बात करते हैं। पहले जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं वो है नोबल गैस, टाइप ऑफ एलिमेंट इज नोबल गैस और एलिमेंट इज पर्टिकुलरली हीलियम। तो एटॉमिक नंबर है 2। अब एटॉमिक नंबर 2 है तो हम क्या करते हैं, ये जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड ये जो हमने बनाए हैं सारे ऑर्बिट्स, शेल, ये ऐसे बनते हैं KLMN। तो K में कितने हैं, 2। अगर इसका एटॉमिक नंबर 10 है तो K में 2 है और KLM में कितने हैं, 8, है ना। अगर ये एटॉमिक नंबर 8 होता तो K में 2 होते, L में 6 होते। तो अब नोबल गैसेस के केस में देखो बात हो रही है हीलियम की, एटॉमिक नंबर ही 2 है इसका। तो ऐसे में इसके K शेल यानी कि पहले शेल में ही 2 सेट हो गए।
और आइडियली उसमें होने 2 ही चाहिए, शर्त यही कहती है। तो ऑक्टेट स्टेट अचीव्ड है, तो ये किसी के साथ कुछ करेगा नहीं, ये तो स्टेबल है, इसलिए नाम नोबल है। इसको कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि इसका के शेल ही इसका पहला शेल है, इसका आउटर शेल है, सब कुछ वही है, और उसमें 2 ही होने चाहिए और 2 है। ज़्यादा देखो, ज़्यादा से संतुष्ट नहीं होना, जितना चाहिए उतना है तो संतुष्ट है। 2 चाहिए था, 2 है, संतुष्ट है। अगला है नियॉन। एटॉमिक नंबर यहाँ पर है 10, दैट इज एटॉमिक नंबर इज 10। तो पहले शेल यानी कि के शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में होंगे 8। हमने अभी 10 का करके देखा था, दैट इज़ नियॉन। तो अब पहला शेल 2 है और एल शेल में 2, तो आउटर शेल है एल शेल, वैलेंस शेल है एल शेल, और उसमें आउटर शेल में 8 ही होते हैं हमेशा, ऑक्टेट स्टेट तभी आती है। तो 8 हैं, तो स्टेबल है, तो नोबल है। कोई है डोनेशन की, रिसीविंग की कोई चांसेस नहीं, पूरा ही है। अगला है आर्गॉन, ए आर, एटॉमिक नंबर है 18। तो पहले में भरे 2, बचे 16 इलेक्ट्रॉन, तो के शेल में भर दिए 2, बचे 16 इलेक्ट्रॉन्स। अगले में भरे 8, नेक्स्ट वन में एल में 8 भरे, और उसके बाद फिर बचे कितने, 8। तो एम में भरे 8, तो लास्ट शेल एम है, वैलेंस शेल एम है, और उसमें 8 हैं, उसमें 8 हैं। तो ऐसे में फिर अल्टीमेटली हमारे पास कितने आ गए, 2 8 8, के में 2, एल में 8, एम में 8, तो ये भी फिर कंप्लीट है, इसकी भी ऑक्टेट स्टेट अचीव्ड है, तो ये भी स्टेबल है। तो देखो इस तरह से एटॉमिक नंबर 2, 10, 18 यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन सारे अपने अपने शेल जो है ऑक्टेट स्टेट में है, इसलिए अल्टीमेटली स्टेबल है, रिएक्ट नहीं कर रहे, नोबल है। तो लिखा हुआ है कि लेट अस कंसिडर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स, जिसके बेसिस पे वी विल आइडेंटिफाई दैट व्हाई डू मेटल्स रिएक्ट इन दिस मैनर, है ना, इन विच मैनर, दैट द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद अ नंबर ऑफ रीजेंट्स। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। क्यों? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? द नोबल गैसेज which have a completely filled valence shell show little chemical activity, chemical activity नहीं दिखा रहे, reactions नहीं हो रहे। So we can conclude that the reactivity of elements is a tendency to attain a completely filled valence shell। अगर कोई पूछे कि किसी एलिमेंट की रिएक्टिविटी से आपका क्या मतलब है, वो क्या होती है, तो आप बताइए कि हर एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है उसका मतलब है उस एलिमेंट की टेंडेंसी, कौन सी टेंडेंसी, टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। हर एलिमेंट की जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी ये है, मतलब उसमें उतनी ही रिएक्टिविटी होगी जितनी उसकी ये टेंडेंसी होगी, और टेंडेंसी है अपने वैलेंस शेल को कम्प्लीटली फिल्ड करने की। कम्प्लीटली फिल्ड का मतलब जितने उस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने फिल करने की। और क्योंकि नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन आइडली होने चाहिए उतने होते हैं, इसलिए उनमें ऐसी टेंडेंसी है ही नहीं कि वो अपने वैलेंस शेल को कम्प्लीटली फिल करें, वो तो ऑलरेडी फिल्ड है। और जब ऐसी कोई टेंडेंसी है ही नहीं तो फिर अल्टीमेटली कोई रिएक्टिविटी भी उस एलिमेंट की है ही नहीं। और जब वो एलिमेंट इस मैनर में रिएक्टिव हो ही रहे कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हों, तो फिर अल्टीमेटली केमिकल एक्टिविटी हो नहीं रही, तो इसलिए दे आर शोइंग लिटिल केमिकल एक्टिविटी। ओके, बट जिनके वैलेंस शेल्स इनकम्प्लीट हैं, वो एलिमेंट अपने वैलेंस शेल्स को कंप्लीट करने के लिए डोनेट करेंगे, रिसीव करेंगे या शेयर करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी वजह से फिर हमें दिखेगा कि उनमें एक टेंडेंसी है ये करने की, तो उस हिसाब से उनकी वो रिएक्टिविटी है, फिर दे आर रिएक्टिव एलिमेंट्स। ओके, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम यहाँ पर अगर देखें तो मेटल्स में आइए, हम पहले यहाँ पर पहला मेटल यहाँ पे पकड़ रहे हैं सोडियम। अब सोडियम का देखिए आप, एटॉमिक नंबर है 11, तो कैसे सेटल करेंगे 11, एटॉमिक नंबर इज़ 11। तो पहला शेल जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लग गए, और अब हमारे पास बचे 9 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला जो सेकंड शेल है इसमें 8 भर दिए हमने, तो 2 + 8 10 हो गए। अब एक तीसरा शेल और बनेगा जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो आउटर शेल यानी कि वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और मैंने बताया कि मेटल्स के वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इसे एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है किसी को, और इस शेल को ख़त्म करना है, और फिर हो जाएगा ये सेकंड शेल इज़ द वैलेंस शेल जिसमें कि 8 हैं, तो ये ऑक्टेट स्टेट अचीव कर जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। ओके,
तो यहाँ पर लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर 11 है, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से मैग्नीशियम का देख लीजिए, एम शेल उसका वैलेंस शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से एल्युमिनियम का देख लीजिए, एम शेल ही उसका वैलेंस शेल है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से पोटेशियम देख लीजिए, एटॉमिक नंबर 19 है, तो वो एन शेल तक जाता है, बट एन शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से कैल्शियम का देख लीजिए, एन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब मेटल्स वो हैं जिनके वैलेंस शेल में 1 2 3 1 2 मतलब 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मेटल्स होते हैं जिनके वैलेंस शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये उन्हें दे देते हैं। प्रूव हो गई बात। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेना। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 एंड कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। तो 19 था अगर, तो 2 पहले भर दिए, बचे 17, बचे के में 2 भर दिए, बचे 17। फिर एल में 8 भर दिए, 17 में से 8 गए तो कितने बचे 9। फिर एम में 8 और भर दिए, अब ए बचा 1, तो वो एन में भर दिया, ये रहा 1। और ये 20 था कौन, कैल्शियम, तो पहले 2 भरे बचे 18, फिर 8 भरे बचे 10, फिर 8 भरे बचे 2, तो एन शेल में 2 आ गए। फिर इस तरह से ये 1 2 3 चलेगा। ओके, तो मेटल्स का ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो नॉन मेटल में आ जाए थोड़ा सा, तो नॉन मेटल में यहाँ नाइट्रोजन देखो 7, तो यहाँ पे 7 लिख दो। तो पहले शेल में 2 भर दिए, बचे 5, तो फिर जो वैलेंस शेल बना सेकंड शेल, उसमें 5 आ गए। तो नॉन मेटल में मैंने बताया था 5 6 7 होते हैं वैलेंस शेल के अंदर। तो देखो नाइट्रोजन में 5, एल में, ऑक्सीजन में देखो 6, कंप्लीट नहीं है ना 6, किस में, वैलेंस शेल में, यानी कि एल शेल में। फ्लोरीन में देखो 7, फॉस्फोरस में देखो 5, अब वो चला गया एम शेल तक, एम शेल में 5 है। सल्फर में देखो एम शेल में 6, क्लोरीन में देखो एम शेल में 7, तो वही 5 6 7, वही 5 6 7, वैलेंस शेल में 5 6 7 रहते हैं। ओके, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 और सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। तो 17 है तो पहले शेल में 2 आ गए, बचे 15, दूसरे शेल में 8 आ गए, तो 8 निकले 15 में से, तो बचे 7, और तीसरे शेल में 7 आ गए। 7 मैंने पूरा नहीं हुआ, 8 होने चाहिए थे, तो इसे 1 मिल जाएगा, तो ये ऑक्टेट स्टेट अचीव कर पाएगा। तो इस तरह से मेटल्स के वैलेंस शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और नॉन मेटल्स के वैलेंस शेल में यहाँ पर हमने देखा 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, क्लियर कहानी। अब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अगर हम जाएं, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि मेटल्स इस मैनर में रिएक्ट क्यों करते हैं। उसके लिए ही पढ़ी हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट, क्योंकि इससे हमें आइडिया मिला कि वैलेंस शेल में किसके कितने इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ऑक्टेट स्टेट अचीव करनी है, सबको स्टेबल होना है। इसके लिए कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा, कोई इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और उस इलेक्ट्रॉन देने लेने के हिसाब से ही हम ये तय करते हैं कि ये रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट डेवलप होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने लेने का काम वो इसलिए करते हैं कि वो अपने वैलेंस शेल को कम्प्लीटली फिल कर लें, और उनकी यही टेंडेंसी उनकी रिएक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब उस कॉन्सेप्ट के बेस पे इसको समझो जरा। देखो, अब देखो सोडियम को कंसिडर करो, सोडियम एटम, देखा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है ना। तो सोडियम हम कैसे फिल किया, के में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में 1, तो 2 8 1 है ना, तो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1। तो देखो sodium atom has 1 electron in its outermost shell. Done. If it loses the electron from its M shell, that is the M shell, that is M outermost shell. If it loses the electron from its M shell, then its L shell, second shell, this L shell, ये तो delete ही हो जाएगी ना फिर। तो then its L shell now becomes the outermost shell that has a stable octet. तो अगर एम शेल का एक इलेक्ट्रॉन जो पड़ा हुआ है तंग कर रहा है, वो भी दे दो, तो फिर एल शेल आउटर शेल हो जाएगी, और वो हो जाएगी हमारी वैलेंस शेल, और उसमें तो 8 ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट स्टेट अचीव हो गई। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्यों ना दे दे, फिर इसे अपनी कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल चाहिए, तो इसकी वजह से स्टेबल ऑक्टेट आ जाएगा। ओके, तो फिर सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा कि नहीं करेगा।
100% लूज करेगा। अब उसके हिसाब से होगा क्या, देखो अब देखो सोडियम की बात करते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल उसको पहले Na ही रख के चलता हूँ। तो मैंने बता रहा हूँ न्यूक्लियस है, थोड़ी देर के लिए न्यूट्रॉन को उड़ा दो। प्रोटॉन की बात करते हैं, तो प्रोटॉन है, ठीक है। तो कितने हैं प्रोटॉन, देखो यहाँ पर सोडियम 11 है ना, तो 11 प्रोटॉन है, डन हो गई कहानी। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए, 11 ना। तो पॉजिटिव चार्ज कितने हो गए, 11। और उसके बाद हमने देखा ओके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, जिधर मर्जी बना लेना भाई, 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 11 ही पॉजिटिव चार्ज हैं, 11 ही नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझो, सोडियम के केस में पॉजिटिव भी 11 हैं, नेगेटिव भी 11 है। पॉजिटिव नेगेटिव ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या किया, 11 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, चला गया ना वो तो भेज दिया हमने। तो अब अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10। अब प्रोटॉन का नंबर तो सेम ही चल रहा है 11, पर इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो पॉजिटिव चार्ज 11 है, नेगेटिव चार्ज 10 है। तो इसका फिर ओवरऑल चार्ज क्या हुआ, पॉजिटिव की नेगेटिव, ज़्यादा कौन है, पॉजिटिव। तो ओवरऑल चार्ज हो गया पॉजिटिव। तो अब Na जो है उसके ऊपर लिखा जाएगा Na पॉजिटिव, ये चार्ज हो गया है। और कितना है, 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 तो पता ही है। तो ऐसे में ये सोडियम जो यहाँ पे Na की फॉर्म में था, ये सोडियम यहाँ पर अब आयन हो गया है, द चार्ज्ड एलिमेंट आयन। और आयन कौन सा हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो कैट आयन हो गया है। क्या हो गया है, कैट आयन। तो ये हो गया सोडियम कैट आयन। तो अब लॉजिक क्लियर हो गया इस पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, क्योंकि एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। बट अल्टीमेटली इसे ऑक्टेट स्टेट अचीव करनी थी, अपने वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल को कम्प्लीटली फिल करने के लिए उतने इलेक्ट्रॉन से जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके लिए इसने अपने आउटर मोस्ट शेल यानी कि KLM में से M शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, वो M शेल ख़त्म हो गया। तो इसकी वजह से 11 प्रोटॉन हैं और अब 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पॉजिटिव चार्ज ही डोमिनेट कर गया, प्लस माइनस प्लस बचा। ओके, दैट्स ऑल। अब इधर से एक निकला इलेक्ट्रॉन, मंडी सजी पड़ी है पूरी, बंदे सारे बैठे हुए लाइन लगा के कि इलेक्ट्रॉन आया है बाजार में। तो उनमें से अब अल्टीमेटली जिसका एक ही इलेक्ट्रॉन कम है, उस बाजार में सबसे पहले वही लपक लेगा ना इस इलेक्ट्रॉन को कि मुझे चाहिए, मेरा एक ही कम है, मैं तब कंप्लीट हो जाऊंगा। तो अब नॉन मेटलों में देखो कौन है वो, नॉन मेटलों में जैसे ही आए ये क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17। तो क्या हो रहा है इसका, K शेल में 2, L शेल में 8, M शेल में 7। ये कहता है ये एक तो मेरा ही है भाई, मुझे चाहिए। इसने फटाफट लपक लिया उस एक को, और इसके भी हो गए अब M शेल में 8, ये भी हो गया कंप्लीट। तो इसके क्या थे पहले, 17 नंबर इसका एटॉमिक नंबर है। तो पॉजिटिव चार्ज कितना है, 17। तो नेगेटिव चार्ज भी था 17, बट अब इसने तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो पॉजिटिव चार्ज था 17, तो अब नेगेटिव चार्ज हो गया 18, तो नेगेटिव डोमिनेट कर रहा है अब। तो अब इसके ऊपर क्या लिखा आ जाएगा, Cl से ये हो जाएगा Cl नेगेटिव, और कितना 1, उसने 1 दिया, इसने 1 लिया, वो Na पॉजिटिव हो गया, ये Cl नेगेटिव हो गया। वो Na पॉजिटिव मतलब कैटायन, ये Cl नेगेटिव माने एनायन। और अब उसने इसको देखा, सोडियम ने, कहता भाई मैं पॉजिटिव हूँ, और क्लोरीन ने भी इसको देखा, कहता मैं नेगेटिव हूँ। तो पॉजिटिव नेगेटिव ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, दोनों ने एक दूसरे को खींचा अपनी तरफ। और ये कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रॉन्स को अगर देखा जाए तो चार्जेस उसी की वजह से आए ना, एक चला गया तो पॉजिटिव दे दिया, एक आ गया तो नेगेटिव आ गया।
इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने इस दोनों को नज़दीक ला दिया धड़क, और ये हो गए NaCl। और क्योंकि ये जो बॉन्ड बना है इनकी वजह से, इनके बीच में ध्यान से देखो, ये NaCl एक मॉलिक्यूल नहीं है, इसको ध्यान से समझना। NaCl को मॉलिक्यूल के रूप में मत समझना। ये Na आयन Cl आयन, Na कैटायन Cl एनायन के बीच में, क्योंकि ये आयंस की स्टेट में है, इसकी वजह से एक बॉन्ड बना है, तो ये इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे हैं। और क्योंकि ये आयोनिक स्टेट में ही एक बॉन्ड बना रहे हैं, तो दिस इज आयोनिक बॉन्ड, दिस इज आयोनिक बॉन्ड। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बना आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि सोडियम आयन क्लोरीन आयन आयंस आयन मिलके बॉन्ड बना रहे हैं, तो दिस बॉन्ड इज आयोनिक बॉन्ड। आई बात समझ में? तो इसलिए सोडियम क्लोराइड जो है उसके बीच में जो बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड होता है, ये बात याद रखना। ओके, तो कभी कंफ्यूज भी नहीं हुए कि अब ये बॉन्ड का नाम क्या है, हमें पता है ये आयोनिक बॉन्ड है। अब हम थ्योरी कॉन्सेप्ट समझाएं। तो लिखा क्या है कि सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। इफ इट लूजेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स M शेल, then its L shell now becomes the outermost shell that has a stable octet. सोडियम कैटायन Na+Y, मतलब सोडियम कैटायन का जन्म कैसे हुआ समझा दिया। अगली कहानी, क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स outermost shell and requires 1 more electron to complete its octet. तो जैसे ही वो उसे रिसीव कर लेगा तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से सोडियम और क्लोरीन के बीच में रिश्ता बन जाएगा। इसे डिलीट करके आगे लिखता हूँ ताकि वो रिश्ता आप समझ पाओ। ओके, देखिए लिखा वही है जो अभी हमने समझा। क्या लिखा है पढ़ लीजिए एक बार। द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम ऑफ सोडियम स्टिल हैज़ 11 प्रोटॉन्स। तो सोडियम के न्यूक्लियस में अभी भी प्रोटॉन तो 11 ही है, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज़ बिकम 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया और वो क्लोरीन के पास चला गया। सो द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम ऑफ सोडियम स्टिल हैज़ 11 प्रोटॉन्स, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज़ बिकम 10. सो देयर इज़ अ नेट पॉजिटिव चार्ज। 11 पॉजिटिव चार्ज है और 10 नेगेटिव चार्ज है, तो कैंसिल आउट होने के बाद जो नेट चार्ज बचा वो पॉजिटिव है, इसलिए Na